दिल्ली सल्तनत, जैसे कि हम जानते हैं कि दिल्ली जो सल्तनत थी 1200 से लेकर के 1526 चला था। दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे तो देखो, सबसे पहली जो है गुलाम वंश की बात करें तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी में चलता है दिल्ली सल्तनत में। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो थी लाहौर। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? चंद्रमा का देवता कहा जाता था, क्योंकि ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। तो देखो, जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब जो है मतलब शासक बना, तो इसने क्या किया कि वहाँ की जो लाहौर की जनता में थी वहाँ पर इन्होंने लाखों रुपए का दान किया। इसीलिए इसे लाखों का दान करने के कारण किसकी उपाधि दी गई? लाख बख्श की उपाधि धारण की गई। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कभी भी अपने आप को गद्दी पर नहीं बैठाया था। और क्योंकि यह एक सिपह सलाहकार, मतलब केवल सलाहकार ही के तौर पर ही इसने शासन किया था। अच्छा, दूसरा यह है कि केवल इसने 4 वर्ष तक ही शासन किया था, 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। अच्छा, जब यह पोलो या चौगान किला था तो उससे यह गिर गया था, तब इसकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, इसकी मृत्यु हो गई तो इसका जो मकबरा है वो कहाँ पर बनाया गया? इसी जो राजधानी बनाई थी लाहौर में। अच्छा देखो, इसके बाद इसका शिष्य हुआ करता था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासक बनना चाहिए था, क्योंकि गुलाम वंश था तो गुलाम वंश के अनुसार उसका गुलाम ही शासन होना चाहिए था। लेकिन इल्तुतमिश शासन ना बनकर इसका पुत्र हुआ करता था कि एक आराम शाह, वह शासक बन जाता है। इससे नाराज होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश उस समय जो था बदायूं का गवर्नर था। बदायूं यूपी में पड़ता है, उसका गवर्नर था। उससे होता है नाराज होता है, और नाराज होकर उसने क्या करता है? आराम शाह के बीच जो है युद्ध छेड़ देता है। और जो युद्ध था उसका नाम था जूड़ का युद्ध। तो जूड़ का युद्ध होता है 1211 ईस्वी में। और उसमें जो है आराम शाह जो है परास्त होता है और इल्तुतमिश जो है शासक बन जाता है। अतः अब आता है इल्तुतमिश। देखो, इल्तुतमिश जो है 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अच्छा, बात करें तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। और इल्तुतमिश ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसे खलीफा से वास्तविक संस्थापक का जो है मतलब वो मिली थी, मतलब लिखित में मिला हुआ था कि ये वास्तविक संस्थापक है। अच्छा, जब इल्तुतमिश जो है शासन कर रहा था, जैसे इल्तुतमिश शासन हुआ तो वह शासन जैसे ही करता चला गया तो एक शासक हुआ करता गजनी का यलदौज। और यलदौज कौन था? देखो, जैसे हमने बताया था मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम हुआ करते थे। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली का था, एक यलदौज, एक जो गजनी का था, एक कोवाचा जो बांग्लादेश जो कंधार का था, और एक था बख्तियार खिलजी जिसने 1204 से लेकर 5 नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो वही जल्दोज जो था गजनी का साम्राज्य शासन कर रहा था, उसकी नज़र पड़ती है किस पर? दिल्ली पर। लेकिन इसके बीच जो है युद्ध होता है 1215 ईस्वी में, होता है तराइन का तत्य युद्ध। ध्यान रखना, तराइन का तत्य युद्ध किसके किसके बीच होता है? यलदौज और इल्तुतमिश के बीच। और इसमें जो है यलदौज जो है पराजित हुआ और वह वापस भाग जाता है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट घटना घटती है कि 1221 ईस्वी में चंगेज खां का आगमन होता है। देखो, चंगेज खां जो है वो बाबर से संबंधित रखता है। तो देखो ना, चंगेज खां जो है एक मंगोलिया था जिसका नाम तैमूजिन था। ठीक है ना? क्योंकि और चंगेज खां का छोटा भाई की हत्या जलालुद्दीन मंगवनी ने कर दी, और उसके बाद यह उससे बचते हुए हिंदुस्तान की तरफ भागा। और चंगेज खां इसका पीछा करते हुए भागा। और इसने जो है जा करके जो चंगे इल्तुतमिश से जो है इसे सिंध पहुंचा, और इसने इल्तुतमिश से मदद मांगी, मतलब जो उसकी भाई की हत्या करके ये जो है इल्तुतमिश से उसकी मदद मांगता है। लेकिन जो उसका भाई जो चंगेज खां था उसने क्या करता है? उसे नोटिस भेजता है किसके पास? इल्तुतमिश के पास, कि इसकी भूल करे भी रक्षा मत करना, अगर तुम इसकी रक्षा करोगे तो तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन 1221 ईस्वी में यह है जो इल्तुतमिश जो है उसकी सहायता नहीं करता है। इससे जो है इसका राज्य जो है बच जाता है। तो सबसे पहले कहते हैं जो मंगोलियों का सबसे पहला जो आगमन था वो इल्तुतमिश के समय में हुआ था, लेकिन आक्रमण नहीं हुआ था, ध्यान रखना, क्योंकि मंगोल उस समय जो है लौट गए थे। अच्छा, तो इल्तुतमिश ने कई इंपॉर्टेंट काम भी कराए। इसने नंबर 1 तांबे व चांदी के सिक्के चलवाए। उस समय जो तांबे के सिक्के हुआ करते थे उनको टंका कहते थे, और चांदी के जो सिक्का होते थे उनको जीतल कहा करते थे। ठीक है ना? अच्छा, इसने एक तुर्काल एक चहलगानी में यानी 40 गुलाम समूह का एक सरदार बनाया था, मतलब कोई विपदा हो उसके निपटने के लिए उसने 40 गुलामों का एक बनाया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के 4 गुलाम थे, इसने 40 गुलाम किए वो, और 40 गुलामों का एक समूह बनाया। और उसने एकता प्रांत का आयोजन किया, मतलब इक्तेदार, मतलब प्रांत का जो अधिकारी होता है इक्तेदार बनाया। ठीक है ना? अच्छा देखो, 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने क्या किया? कुतुब मीनार का निर्माण किया, और इसने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थापित कर दी? दिल्ली स्थापित कर दी। दिल्ली, अच्छा, लाहौर किसने की थी? तो लाहौर बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इल्तुतमिश ने कर दिया दिल्ली। अच्छा, 1236 ईस्वी में दिल्ली में इसकी मृत्यु हो गई, और इसीलिए इल्तुतमिश का जो है मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में ही है।
ठीक है ना। अच्छा, इल्तुतमिश के अब 4 बेटे हुआ करते थे और इल्तुतमिश के 4 बेटे थे, लेकिन यहाँ पर एक इल्तुतमिश के 4 बेटे थे, लेकिन उसने घोषणा की कि उसके मरने के बाद कुछ क्या उसकी बेटी जो है शासक बननी चाहिए। उसकी बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। लेकिन जैसे ही वह मरा 1236 ईस्वी में, तो उसका एक बेटा हुआ करता था रुकनुद्दीन फिरोज, जो सबसे बड़ा बेटा था। रुकनुद्दीन फिरोज जो है शासन बन गया, लेकिन इससे नाराज हुई कौन? इससे नाराज हुई रजिया सुल्तान। और वह रजिया सुल्तान जो है दिल्ली के जो दरबार हैं, दिल्ली की जनता के पास जाती है और उनसे कहती है कि मतलब मैं शासक बनना चाहिए थी, लेकिन ये बन गया। और इसके लिए उसने क्या किया? लाल वस्त्र धारण किया। उस समय लाल जो वस्त्र है वो न्याय का प्रतीक माने जाते हैं। अच्छा, इससे दिल्ली की जो जनता ने उस रजिया सुल्तान का सपोर्ट किया और 1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया सुल्तान को शासक बना दिया गया। अच्छा, रजिया सुल्तान जब ये शासक बनी, तो इसका एक भाई हुआ करता था बहराम शाह। बहराम शाह इससे नाराज हो जाता है। अच्छा देखो, अब बात करते हैं रजिया सुल्तान की। तो रजिया सुल्तान जो थी उसने 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन किया। अच्छा, इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली मात्र प्रथम व एकमात्र महिला थी। अच्छा, ये जो महिला थी रजिया सुल्तान, वो क्या करती थी? ये वस्त्रों मतलब मर्दों के कपड़े पहन के रहती थी, पर्दा नहीं करती थी, इसीलिए इसे रजिया सुल्तान कहा जाता। रजिया बेगम ना कहकर रजिया सुल्तान कहा जाता था। अच्छा, इसका भाई हुआ करता था बहराम शाह। बहराम शाह बहराम शाह जो है उसे नारा चला था। अब इसने क्या किया कि इसने मतलब इसके जो गुलाम थे ना, उनको सबको अपने बटन में कर लिया, लेकिन इसके दो गुलाम और दो मतलब गवर्नर और थे, जिसे एक्तगीन जो था वो बदायूं का इख्तियार था, और जो अल्तुनिया था जो भटिंडा का इख्तियार हुआ था। देखो, अच्छा, जो ये जो रजिया सुल्तान थी उसका जो कद माना जाता है वो छोटा माना जाता है। जब कद छोटा माना जाता है तो ये जो घोड़ा होता था उस पर चढ़ने के लिए जो याकूत खां था उसे ऊपर चढ़ाया करता था। लेकिन वहाँ के जो लोग थे इसने इसके बदनाम किया, क्योंकि कहा कि इसका जो है याकूत खां जो है उससे गैर संबंध है, मतलब नाजायज संबंध है। इससे इसे बदनाम करने का चाहा। मतलब ध्यान रखना, याकूत खां से जो है गलत संबंध के नज़रिए से भी इस पर नज़र डाली जाती है, ठीक है ना। अच्छा, एक समय ऐसा आया कि जो भटिंडा का शासक हुआ करता था अल्तुनिया, उसने विद्रोह कर दिया, और इसे विद्रोह को मिटाने के लिए जजिया सुल्तान जो है कहाँ जाती है? अल्तुनिया जाती, भटिंडा भटिंडा जाती है अल्तुनिया के पास। हमने जैसे अभी पढ़ा कि अल्तुनिया जो था उसने 1240 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और पंजाब को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसको नियंत्रित करने के लिए रजिया सुल्तान व याकूत खान दिल्ली से पंजाब चले गए। अच्छा, दिल्ली से पंजाब होते हैं तो इनके बीच जो है घमासान युद्ध होता है, और उसमें अल्तुनिया की जो है विजय होती है और याकूत खान जो है मारा जाता है। अच्छा, उसमें रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर उसका जो भाई था रजिया सुल्तान का बहराम शाह सोचता है कि अब तो रजिया सुल्तान आएगी नहीं, क्योंकि मार देगा अल्तुनिया, जो अल्तुनिया भटिंडा का शासक था अल्तुनिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो अल्तुनिया था रजिया सुल्तान से दो प्रस्ताव रखता है। नंबर पहला तो होगा कि या तो दिल्ली सल्तनत मुझे दे दो, या फिर मेरी शादी कर लो, मतलब मेरी बेगम होने का वो कर लो। तो उसने जो है विवाह विवाह का जो प्रस्ताव दिया था अल्तुनिया ने, उसको स्वीकार कर लेती है और दोनों वहाँ से निकल के आते हैं। लेकिन यह बात जो है बहराम शाह को पता चलती है कि अगर यहाँ पर आ गई तो दिल्ली की जनता फिर से इसको बैठाड़ देगी। इसीलिए बहराम शाह क्या करता है कि जो 40 गुलाम सरदारों का जो समूह था उसको वह भेज देता है, और जब वह लौट रहे तो हरियाणा के जो एक स्थान है कैथल, वहाँ पर मिल जाते हैं, और हरियाणा के कैथल में भी दल चालीसा के द्वारा उनको मरवा देता है। इसीलिए रजिया का जो मकबरा है हरियाणा के कैथल में है। अच्छा, अब आता है बहराम शाह। तो बहराम शाह जो था इल्तुतमिश का दूसरा बेटा था। इल्तुतमिश ने देखो बेटा जो था बहराम शाह, उसने ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया। उसने 1240 से लेकर 42 में शासन किया, लेकिन इसके शासनकाल में कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। नंबर एक, देखो, इसने सुल्तान बनने के बाद यह आवाज़ हुआ कि दल चालीसा जो है जैसे रजिया सुल्तान को मार दिया ऐसे मुझे ही मरवा सकती है। इसीलिए इसने इसको नियंत्रण करने के लिए एक पद बनाया जिसे नयाब ए मुमलकात कहते हैं, ठीक है ना। और इसका जो अध्यक्ष है वो पहला बनाया एतकिन। एतकिन कहाँ का? बदायूं का गवर्नर था, ठीक है ना, उसे बनाया। अच्छा, इसमें देखो इसी के शासनकाल में ध्यान रखना, बहराम शाह के शासनकाल में सबसे पहले मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। और आए पहले दिल्ली इल्तुतमिश पर थे, लेकिन आक्रमण किसके शासन के लिए किया था? बहराम शाह के शासनकाल में किया, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ कि रुकनुद्दीन के पुत्र मसूद शाह ने बहराम शाह की क्या कर दी? हत्या कर दी। अच्छा, रुकनुद्दीन कौन था? रुकनुद्दीन बहराम शाह का भाई था, मतलब बहराम शाह की हत्या उसके भतीजे ने कर दी और दिल्ली का शासक बन गया।
अब देखो मसूद शाह जो है 1242 से 1240 ईस्वी तक रहा, लेकिन इसको जल्दी ही बलबन, एक बलबन नाम का आदमी था, बलबन कौन था, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, उसके द्वारा इसको हटा दिया गया और बलबन ने इसकी जगह पे एक नसरुद्दीन महमूद नाम का एक आदमी था, उसको शासन बना दिया गया। अब नसरुद्दीन महमूद की बात करें तो नसरुद्दीन महमूद जो है 1240 से 1265 तक शासन करता है। देखो इसने अपना सेनापति कौन था, जो वजीर था इसका कौन था, बलबन था। अच्छा, बलबन के बारे में बात ये कर सकते हैं, कर दिए हैं हम पहले कि मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का ही गुलाम हुआ करता था बलबन। अच्छा देखो, जो बलबन था उसने क्या किया, बिस्सु खां, बिस्सु खां यानी उलू खां की उपाधि आती थी। अच्छा, बलबन एक ऐसा विद्वान था जिसने लगभग पीएम बनकर तो शासन किया, लगभग मतलब लगभग 20 साल के करीब तो उसने पीएम बनकर शासन किया, और 12 साल सुल्तान बनकर शासन किया, मतलब इसने लगभग 32 साल तक शासन अच्छी तरह से किया था। ठीक है ना। अच्छा देखिए, इसमें बात करें गयासुद्दीन बलबन की, तो गयासुद्दीन बलबन जो है 1265 से लेकर 87 ईस्वी तक उसने शासन किया। जैसे ही सुल्तान बना तो इसने क्या किया कि दल चालीसा को समाप्त कर दिया, तो इसने नसरुद्दीन के उत्तराधिकारी व दल चालीसा का अंत कर दिया, और इसीलिए दिल्ली की जनता ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। किंतु बलबन ने लोहोबा रक्त नीति, ध्यान रखना, लोहोबा रक्त नीति सबसे पहले इसी ने चालू की थी, और इसने सिजदा व पैबोस प्रथा शुरू की। जो मेरे समझ आएगा, मतलब सिजदा व उसका मतलब है जो मेरे समझ आएगा घुटने टेकेगा और क्या करेगा, नतमस्तक होकर करेगा। अच्छा, इस जो प्रथा को कौन खत्म करेगा, औरंगजेब इसको पूरी तरह से समाप्त कर देगा। इसने एक नया त्यौहार चलाया जिसे नवरोज त्यौहार कहते हैं, जिसे हम 21 मार्च को मनाते हैं। अच्छा देखो, 1287 ईस्वी में मंगोलों का जो दूसरा आक्रमण है इसी के शासनकाल में हुआ, और उसमें क्या हुआ कि इसका जो पुत्र हुआ करता था मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद जो है मारा गया, और मारा गया तो इसने क्या किया, पुत्र वियोग में इसने भी आत्महत्या कर ली। ध्यान रखना, पुत्र वियोग में एकमात्र शासन ऐसा था जो मरा था। अच्छा, अच्छा, यह जो है जिले इलाही कहता था खुद को, मतलब अल्लाह की परछाई खुद को कहता था। जब 1287 ईस्वी में दिल्ली में बलबन की मृत्यु हो गई, इसके बाद बलबन का जो पुत्र था शाहजादा मोहम्मद वो मारा गया, और उसके बाद उसका जो पुत्र हुआ करता था दिल्ली का अगला सुल्तान बना, जो कौन था, बना कैकुबात। कैकुबात जो कौन था, बलबन का नाती था। कैकुबात जो है 1287 लेकर 90 तक रहा। देखो ये जो कैकुबात था बहुत ही मतलब कमजोर और शासक माना जाता था, अयोग्य शासक माना जाता है। ठीक है ना, इसे सिंहासन से हटाकर कैमूर जो है सुल्तान बन गया। ठीक है ना। अच्छा, यह अंतिम सुल्तान था गुलाम वंश का, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, सुल्तान कैमूर। ठीक है ना। किंतु कैमूर का पंजाब का इख्तियार था मलिक फिरोज। मलिक फिरोज और कैमूर की हत्या कर दी और एक खिलजी वंश की स्थापना की, जिसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहते हैं। मलिक फिरोज को क्या नाम था, जलालुद्दीन फिरोज। इसने कैमूर की हत्या कर दी और खिलजी वंश की स्थापना कर दी। तो अब बात करेंगे हम खिलजी वंश। देखो, खिलजी जो वंश है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चलता है। अच्छा, इसकी बात करें तो इसका जो संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हुआ करता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात करें तो देखो 1290 से ले 1296 ईस्वी तक इसने शासन किया था, 6 वर्ष। अच्छा, सबसे कम शासन खिलजी वंश का ही हुआ था। इसका वास्तविक नाम जो था मलिक फिरोज था, मैंने बता दिया। अच्छा, इसके शासनकाल में कई घटना हुई, जिसमें से पहली घटना थी कि 1293 ईस्वी में इसी के शासन में देवगिरी पर आक्रमण हुआ। उस समय देवगिरी का जो शासक रामचंद्र देव था, जो महाराष्ट्र में है देवगिरी। अच्छा, यह दक्षिण में मुसलमानों का पहला आक्रमण हुआ करता है, इसी शासनकाल में हुआ था मुसलमानों का पहला आक्रमण दक्षिण में। तब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है रामचंद्र से संधि हो गई, तथा जलालुद्दीन का भतीजा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका वास्तविक नाम अली गुरसास था। यह इसके शासनकाल में कड़ा का इक़्तिदार था। यह वर्तमान में प्रयागराज व कौशाम्बी में है। ठीक है ना। अब देखो 1296 ईस्वी में तीसरा मंगोलों का आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर हुआ। इस अभियान में अलाउद्दीन को मंगोलों के आक्रमण पर भेजा गया। अलाउद्दीन ने क्या किया, मंगोलों को पराजित करके कड़ा नामक स्थान पर आ गया। ठीक है ना। किंतु मंगोलों के 2000 सैनिक जो हैं वहाँ से मतलब गए नहीं। उन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन के पास शरण ले ली। अलाउद्दीन ने इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया, और उसने एक शहर बसाया उनके लिए। उसके कहते हैं क्या, हम क्या, मुगलपुर। ध्यान रखना, मुगलपुर जिसे आज हम मंगोलपुरी कहते हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर, जो मुगलपुर किसने बनवाया था, मुगलपुर बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा, अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को बिना बताए देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, वह देवगिरी के शासक की पुत्री को ले आया, तथा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने गया कड़ा नामक स्थान पर, और कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया है। लेकिन उसने कहा कि मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ। और जैसे ही वह उसके गले मिला तो उसने खंजर सुहा के उसको मार दिया। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था। लगभग इसने 20 साल शासन किया था। दिल्ली का पहला शासक था जिसने दिल्ली को दक्षिण भारत तक विस्तार किया। और ध्यान रखना, इसने ही स्थायी सेना रखी थी, स्थायी सेना इसी ने रखी थी। अच्छा,
इसके बारे में लिखा है, एक अभिलेख जोधपुर में प्राप्त होता है। जोधपुर अभिलेख में अलाउद्दीन की तुलना किससे की गई है? देवता से की गई है। देखना, कोई भी शासक होता है उसके बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें जो है दोनों के बारे में बात करनी पड़ती है। देखो, दूसरा इसके बारे में जो बात है, इसने भारत में पहली बार स्थायी सेना रखी थी। दूसरा, सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी के प्रसिद्ध जो कवि थे अमीर खुसरो। देखो, अमीर खुसरो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना। अमीर खुसरो जो, इनका जन्म जो है पटियाला एटा यूपी में कासगंज में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है दिल्ली में हुई। अच्छा, इन्हें जो है अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहते हैं। इसने कवि के रूप में शुरुआत बलबन के समय शुरू किया। ये सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन रहे। सितारा व तबला को बनाने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। ध्यान रखना, खड़ी बोली व कवाली इसी ने बनाई जाती है। किसने बनाई? अमीर खुसरो ने। एक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? खमसाए खुसरो, इसी ने लिखी है। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को सुल्तान ने जहाँ की उपाधि दी थी। सुल्तान ने जहाँ की उपाधि किसको दी जाती है? ध्यान रखना, तो अलाउद्दीन खिलजी। देखो, अमीर खुसरो के जो गुरु हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, और इनकी अंतिम इच्छा ये थी कि इनके मरने के बाद इनको उनके गुरु जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास ही दफनाया जाए। अच्छा, जब ये कश्मीर घूमने गए थे तो इन्होंने कहा कि धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो है कश्मीर है। अच्छा, अलाउद्दीन के आक्रमण के बारे में बात करें तो सबसे पहले 1298 ईस्वी में इसका पहला जो आक्रमण था रणथंभौर पर किया गया। उस समय रणथंभौर का शासक था हमीरदेव। 1298 ईस्वी में गुजरात अभियान पर गया वहीं से। उस समय गुजरात का शासक कर्णदेव था, या गुजरात से ही था, ठीक है ना। 1000 दिनार में यहीं से इसने गुलाम खरीदा, जिसे मलिक काफूर जो एक किन्नर था, इसे इसे जो मलिक काफूर था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी कहते हैं, ठीक है ना। अलाउद्दीन ने इसे अपना सेनापति बनाया तथा अपने सभी मिशन पर इसे ही भेजा। 1333 में चित्तौड़ मिशन हुआ। चित्तौड़ मिशन रानी पद्मावती जाना जाता है। इनकी जानकारी हमें पद्मावत से मिलती है। इसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, जो 1540 से 45 ईस्वी शेरशाह सूरी के समकालीन था। इसी के शासनकाल में इसे लिखा गया। देखो, चित्तौड़ का राजा कौन था? रतन सिंह। और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती, इनका दोनों का विवाह हुआ। और राघव चेतन राजपुरोहित है, इसकी नज़र पड़ती है पद्मावती पर। पद्मावती इसको माँ से इससे कहती है रतन सिंह से कि मुझे बुरी नज़र डालता है, और रतन सिंह इसे अपने राज्य से निष्कासित कर देता है। इससे राजा होता है कौन? राघव चेतन। और ये जाता है अलाउद्दीन के पास। अब कहता है कि तुमने देखा कहाँ है सुंदर, तुम देखो तो एक बार उसको देखो। और जब यह उसको देखता है अलाउद्दीन खिलजी, तो यह उस पर आश्रित हो जाता है और उसको पाने की शिष्ट रखता है। इसीलिए यह वहाँ पर चित्तौड़ जाता है, और वहाँ पर क्या करता है, 6 महीने तक डेरा डाला रखता है। लेकिन चित्तौड़ इतना शक्तिशाली था कि वहाँ पर ये उसकी अनुमति के बिना घुस नहीं सकता है। इसीलिए इसने क्या करता है, ये बहाना बनाता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन जब वह जो रतन सिंह से मिलने जाता है तो यह उसे बंदी बना लेता है। तो मंगोलों के बंदी बना लेता है, और बंदी बना लेता है तो जब पालकियाँ आती हैं, तो उसमें जो है गोरा बादल जाते हैं, उससे युद्ध होता है, वहाँ से ये आ जाते हैं। और फिर ये जब अलाउद्दीन जब वहाँ पर जाता है तो कहा जाता है कि जो हमारी पद्मावती थी वो क्या करती हैं, अपना देह त्याग कर लेती हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले देह त्याग जो है ये नहीं था, इससे पहले भी देह त्याग हो चुका था, जो गुप्त वंश में हुआ था। ध्यान रखना, भानुमति जो करती हैं वो गुप्त वंश में करती हैं। तो जो अच्छा, अगला है मंगोलों के सबसे अधिक बार आक्रमण कौन हुआ? अलाउद्दीन के आक्रमण में हुए। चित्तौड़गढ़ से 8 सिपाहियाँ निकली, बता दिया है। अच्छा, जौहर प्रताप बता दिए मैंने। पद्मावती से आत्महत्या कर ली। 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। इसने इस पर मलिक काफूर को भेजा। दिल्ली सल्तनत का विस्तार करना चाहता था। देखो, मलिक काफूर गया, देखो ये था दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना, विस्तार करने पहुंचा। यहाँ पर बारबिल यहाँ पर जो वारंगल थे वो तेलंगाना की राजधानी थी वारंगल। वहाँ पर काकतीय वंश का शासक प्रताप रुद्रदेव शासन कर रहा था। मलिक काफूर ने 1308 में वारंगल पर आक्रमण किया, और प्रताप रुद्र ने अलाउद्दीन के समीप अपनी अधीनता स्वीकार कर ली, और उसने अपनी एक मूर्ति मूर्ति जंजीरों में बांधकर उसके पास भेजी, और वहीं से इसने क्या किया, कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे सबसे पहले प्राप्त किया था। इसके बाद मलिक काफूर को लगा कि उसने विश्व जीत लिया। वह अलाउद्दीन को विश्व विजेता माना दिया जब कश्मीर तमिलनाडु तक करने के बाद सिकंदर ए सानी की उपाधि स्वीकार की। मतलब सिकंदर द्वितीय की सिकंदर द्वितीय किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। इसके बाद इसने बहुत कर लगाए, जिससे जनता जो है परेशान हो गई, ठीक है ना। सबसे पहला जो कर था जजिया व ज़कात कर था, जो गैर मुसलमान पर था। दूसरा दरई था, जो होम टैक्स था। तीसरा चराई था, जो एनुअल फीडिंग टैक्स था। और इसने डिपार्टमेंट बनाए जिसे दीवानी मुस्तखराज कहते हैं, जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। ध्यान रखना, ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए इतना प्रबल था कि जितना भ्रष्टाचार होता था वह शरीर का मांस ले लिया करता था। इसने दिल्ली में निम्न स्मारक बनाए: अलाई मीनार, अलाई दरबार,
अगला जो इसने बनाया था वो बनाया था सीरी का किला। चौथा बनाया इसने चोर मीनार बनाया, जिसे हम हौजकास कहते हैं। और इसने देखो हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत की थी। सबसे पहले हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली इसने ही शुरू की। मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया था इसने। अच्छा, 1316 ईस्वी में दिल्ली में इसकी मृत्यु हो गई। यही इसका मकबरा है। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ मुबारक शाह खिलजी। देखो मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक रहा, और यह खुद को खलीफा कहने वाला सुल्तान था। ध्यान रहा, मुबारक जो खिलजी था वो एक इफेमिनेट था, मतलब बस स्त्रियों के वस्त्र पहनकर घूमा करता था। और इसे हटाया खुजरो शाह बेटा, लेकिन खुजरो एक कन्वर्टेड मुसलमान था। और जो पंजाब में गाजी मलिक ने नारे लगाए कि इस्लाम खतरे में, उसने खुजरो को हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की।